नमस्कार दोस्तों, आज है 9 नवंबर का दिन और आज की वीडियो में कुल 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आज के प्रश्न बहुत ही सेलेक्टिव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और देखिए, बहुत ही कम समय में हम बहुत ही अधिक प्रश्नों को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। और आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, वार्षिकांक 2024 का जो वीडियो है जिसमें आपको 310 करंट अफेयर मिलेंगे 2024 के जनवरी से लगाए दिसंबर तक के। तो उन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने के लिए और पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ पे क्लिक करके वीडियो को देख लीजिए और फ्री में पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए वार्षिकांक की। और रिवाइज करके एग्जाम में जाइए और धुआंधार प्रश्नों को जो है सॉल्व करके 100% स्कोर कीजिए। ठीक है, देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, नेब्रास्का ने हाल ही में किस तिथि को महात्मा गांधी स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की? तो देखिए, नेब्रास्का जो है इसने 6 दिसंबर को जो है महात्मा गांधी स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है। और देखिए, हाल ही में 6 दिसंबर 2024 को जो नेब्रास्का स्टेट कैपिटल है अमेरिका का, इसने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे महात्मा गांधी स्मरण दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। आपको बता दें, जो आपका नेब्रास्का स्टेट कैपिटल है अमेरिका का, तो इसके गवर्नर हैं जिम पिलेन। इन्होंने ये विशेष दिन गांधी जी के अहिंसा, सहिष्णुता और न्याय के सिद्धांतों को सम्मानित करने के लिए घोषित किया। तो अमेरिका का एक जो है लोकसभा क्षेत्र आप कह सकते हैं, नेब्रास्का स्टेट कैपिटल है, जिसके गवर्नर हैं कौन? जिम पिलेन। ठीक है, तो इन्होंने 6 दिसंबर को, याद रखिएगा, महात्मा गांधी स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है हर साल। दूसरा है कि नवीनतम वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 2017 से 2024 के बीच में बेरोजगारी दर 6% से घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? देखिए, आज के जितने भी आंकड़े मैं दे रहा हूँ ये आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, यानी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो आंकड़ा मैं दे रहा हूँ इसको याद रखिएगा कि नवीनतम वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 2017 से 2024 के बीच में जो बेरोजगारी दर है ये 6% से घटकर 3.2% जो है हो गई है। आपको बता दें, कार्यबल जनसंख्या अनुपात इस अवधि में 46% से, यानी कि 2017 से 2024 के बीच में जो कार्यबल जनसंख्या अनुपात है इस अवधि में जो है 46.8% से बढ़कर 58.2% हो गई, यानी काम करने वालों की संख्या बढ़ गई है। और 2016-17 से 2022-23 के बीच रोजगार में 36% की वृद्धि हुई है, जिसमें 17 करोड़ कई नौकरियां जोड़ी गई हैं। और इस अवधि में जो भारत की जीडीपी वृद्धि है ये औसतन 6.5% रही, जो कि बेरोजगारी वाले विकास के मिथक को दूर करती है। और देखिए, कृषि यानी एग्रीकल्चर की बात करें तो ये अभी भी 45% कार्यबल को रोजगार देती है, लेकिन विनिर्माण सेवाएं बढ़ रही हैं। तो ये आंकड़े नोट कर लीजिएगा कि भारत में 2017 से 2024 के बीच में जो बेरोजगारी दर है ये 6% से घटकर 3.2% हो गई है। यही एग्जाम में पूछा जाएगा। तीसरा है कि हाल ही में सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिलायंस सिक्योरिटीज़ पर कितने लाख का फाइन लगाया? तो देखिए, जो सेबी है इसने अभी हाल ही में रिलायंस सिक्योरिटीज़ पर 9 लाख का फाइन लगाया है। आपको बता दें, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिसको हिंदी में आप भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं, इसने रिलायंस सिक्योरिटीज लिमिटेड पर स्टॉक ब्रोकर नियमों और बाजार विनियमों के उल्लंघन के लिए 9 लाख का जुर्माना लगाया है। और ये कार्रवाई अप्रैल 2022 से दिसंबर 2023 की अवधि में RSL यानी कि जो आपका रिलायंस सिक्योरिटीज लिमिटेड है इसके रिकॉर्ड और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद जो है की है। देखिए, अगर सेबी की बात करें तो इसके बारे में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, स्पेशली बैंक वाले एग्जाम में पूछा जाता है कि सेबी क्या है। तो सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी जो है ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ के मतलब अंतर्गत कार्य करती है, यानी कि जो भारत का फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है सेबी। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। सेबी का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। और सेबी के वर्तमान चेयरपर्सन हैं माधवीपुरी बुच।
अगला प्रश्न है कि मॉर्गन स्टैनली ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर 6.7% से घटाकर कितना कर दिया। तो आपको बता दें, मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि जो भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहेगी ये अब 6.7% नहीं रहेगी, ये 6.3% रहेगी। ठीक है, यानी कि कम कर दिया इसको, 6.7% से 6.3% कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि के अनुमान को। और ये संशोधन जुलाई से सितंबर 2024 तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि 5.4% यानी कि मार्च 2023 के बाद सबसे कम रहने के कारण किया है। और ये गिरावट मुख्य रूप से निजी खपत और पूंजीगत व्यय में कमी का परिणाम है। हालांकि सेवा क्षेत्र ने जो है मजबूती दिखाई है, सर्विस सेक्टर ने मजबूती दिखाई है, तो ये जो है बढ़ भी सकती है, ऐसा भी अनुमान मॉर्गन स्टैनली ने लगाया है। देखिए, पहले तो क्या होता है कि सभी कंपनियां पूर्वानुमान जारी करती हैं कि भारत की विकास दर इतनी रहेगी शुरू में, लेकिन बाद में जब देखती हैं कि स्थिति गड़बड़ हो रही है या फिर जो भी हो रही है तो उसको घटाती बढ़ाती हैं। तो याद रखिएगा कि मॉर्गन स्टैनली ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.7% से घटाकर 6.3% कर दिया है। और मॉर्गन स्टैनली कंपनी की बात करें तो इसके सीईओ हैं टेड पीक और इसके संस्थापक हैं हेनरी स्ट्रिगिस मॉर्गन और होरोल्ड स्टेनले। और देखिए, मॉर्गन स्टेनले जो है इसके वर्तमान में सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं शेरोन यशाया। और मॉर्गन स्टेनली का जो मुख्यालय आपका अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। पांचवा प्रश्न है कि पीची वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में समाचार में देखा गया, ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, पीची वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये केरला में स्थित है। और यहाँ पे एक हाथी देख रहे हैं आप, मृत पाया गया, तो इसी से जुड़ी घटना यहाँ पे अभी चर्चा में थी। देखिए, हाल ही में एक मादा हाथी का विद्युत प्रवाह के कारण केरल के त्रिशूर जिले में स्थित पीची वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट एक जनजाति कॉलोनी के पास निधन हो गया। देखिए, पीची वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका है, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और ये केरल के त्रिशूर में 125 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए पीची वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये केरल के त्रिशूर में स्थित है और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और यहाँ से जुड़ी खबर क्या है कि अभी हाल ही में यहाँ पर एक मादा हाथी का विद्युत प्रवाह के कारण निधन हो गया। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत ने जो है जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप 2024 में कुल 7 पदक जीते और इन 7 पदकों में 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल थे। और देखिए, इस जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो देखिए, इसका आयोजन किया गया था ब्रुनेई में। याद रखिएगा, ब्रुनेई में जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत ने 7 पदक जीते और इन 7 पदकों में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। और देखिए, भारत के खिलाड़ी हैं आर्यन, इन्होंने लड़कों की जूनियर 48 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता और इसमें उन्होंने चीन के गोंग हुआन रान को हराया। और शौर्य ने लड़कों की 48 किलोग्राम श्रेणी में एक और स्वर्ण पदक जीता, जिसमें उन्होंने ईरान के अलीरेजा जमानी को हराया। और नांग मिंगबी बोरफुकन ने ताओलू जियनशू शी ग्रुप में रजत पदक प्राप्त किया। और भारत के ही तानिश नागर ने 56 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक जीता। और भारत के अभिजीत ने 60 किलोग्राम, दिव्यासी ने 60 किलोग्राम और युरवाज ने 42 किलोग्राम श्रेणी में भी जो है कांस्य पदक जीता। और एक 24 सदस्यीय भारतीय टीम ने प्रतियोगिता में भाग लिया था और ये प्रतियोगिता कहाँ पे, ब्रुनेई में आयोजित हुई थी। तो एक अलग से प्रश्न दिमाग में याद कर लीजिए कि जूनियर वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ब्रुनेई में किया गया था। ठीक है, जिसमें भारत ने 7 पदक जीते, जिसमें इन 7 पदकों में 2 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य शामिल थे। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी जिसका नाम है यूरो नेवल 2024 इसकी मेजबानी की। तो देखिए, यूरो नेवल 2024 की मेजबानी फ्रांस ने की थी और यूरो नेवल 2024 जो कि दुनिया की प्रमुख नौसेना रक्षा प्रदर्शनी थी, ये फ्रांस के पेरिस में आयोजित की गई थी। और इसमें 5 महाद्वीपों के लगभग 500 प्रदर्शकों के शामिल होने की उम्मीद थी।
और ब्राज़ील, अमेरिका, यूके, जर्मनी सहित 13 देशों ने अपने राष्ट्रीय मंडप यानी नेशनल पवेलियंस का भी इसमें आयोजन किया था। और देखिए भारत उन 104 देशों में से एक है जिन्हें इस प्रमुख नौसेना रक्षा व्यापार शो में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, इसीलिए ये एग्ज़ाम के लिए और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। याद रखिएगा, फ्रांस के कहाँ पे, पेरिस में, ठीक है। यूरो नेवल 2024 नाम की जो है दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। 8वां है बरनवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि हाल ही में खबरों में था। ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बरनवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ से जुड़ी ये घटना है जंगली भैंसे से जुड़ी। देखिए छत्तीसगढ़ के बरनवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य में अभी हाल ही में 2 जंगली भैंस के बछड़ों का जन्म इस संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण की उम्मीदें बढ़ाता है। यानी कि 2 जंगली भैंस के बछड़े ने जन्म लिया कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के इस बरनवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये कि भाई संकटग्रस्त प्रजाति के जानवर हैं, इनकी वृद्धि हुई है। देखिए ये जो आपका बरनवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित है, जो कि बालमेड़ी और जोंक नदियों से घिरा हुआ है और महानदी भी इसके पास में है। देखिए भारतीय जंगली भैंस छत्तीसगढ़ का राज्य पशु भी है, इसीलिए ये चीज़ और मतलब ये न्यूज़ और भी इम्पोर्टेंट बन जाती है। याद रखिएगा जंगली भैंस छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है और ये भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया का एक बड़ा बोवाइन प्रजाति है और ये मुख्य रूप से जलोढ़ घास के मैदानों, दलदलों, आर्द्र भूमि और नदी घाटियों में निवास करते हैं। 9वां प्रश्न है कटकरी जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है? तो देखिए कटकरी जनजाति मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है और अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में 550 से अधिक कटकरी जनजाति के सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र मिले हैं। आपको बता दें कटकरी जनजाति महाराष्ट्र के पुणे, रायगढ़ और ठाणे और गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाती है और इन्हें भारत के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो कटकरी जनजाति के बारे में ये चीज़ें याद रखिएगा और इनके बारे में कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कटकरी जनजाति जो है ये ऐतिहासिक रूप से जंगलों में रहते हैं और बबूल के पेड़ों से कत्था बनाने के लिए जाने जाते थे। ये आपस में कटकरी बोलते हैं, कटकरी भाषा, और दूसरे के साथ मराठी, कुछ हिंदी भी बोलते हैं। इनके कार्यों में कृषि श्रम, लकड़ी बेचना, मछली पकड़ना, कोयला बनाना और ईंट निर्माण शामिल है। और देखिए अधिकांश कटकरी परिवार भूमिहीन हैं जिससे उच्च प्रवास और मौसमी जीवन यापन होता है। तो ये कटकरी जनजाति के बारे में याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और 10वां कि हाल ही में किस संगठन ने दक्षिण एशियाई विकास अपडेट रिपोर्ट जारी की? तो देखिए विश्व बैंक ने अभी हाल ही में दक्षिण एशियाई विकास अपडेट रिपोर्ट जारी की है और विश्व बैंक ने दक्षिण एशियाई विकास अपडेट रिपोर्ट में बताया है कि दक्षिण एशिया की उत्पादन वृद्धि अन्य उभरते बाजार क्षेत्रों से अधिक होगी। याद रखिएगा दक्षिण एशियाई विकास अपडेट रिपोर्ट में विश्व बैंक ने क्या कहा है कि दक्षिण एशिया की उत्पादन वृद्धि अन्य उभरते बाजार क्षेत्रों से अधिक होगी। और देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण दक्षिण एशिया अत्यधिक गर्मी, बाढ़ और अन्य मौसम से संबंधित झटकों का सामना कर रहा है। वर्तमान में विशेष रूप से भारत की छोटी कंपनियां संवेदनशील हैं इस समय। और 11वां प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 105वीं। देखिए 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है, यानी कि 127 देशों में भारत का रैंक क्या है? 105। भारत का स्कोर क्या है? 27.3 और ये गंभीर श्रेणी में आता है। और देखिए आर्थिक विकास के बावजूद भारत भूख और कुपोषण से निपटने में कई दक्षिण एशियाई पड़ोसियों से पीछे है। और देखिए जो GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये भूख के विभिन्न आयामों को दर्शाते हुए वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को मापता है और ट्रैक करता है। देखिए परीक्षाओं में कई बार पूछा गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सूची प्रत्येक वर्ष कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प, जो कि जर्मनी में स्थित है, तो ये जो है यूरोपीय NGO तैयार करते हैं मिलकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वार्षिक अंक का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दी गई है, वहाँ से फ्री में PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो
तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, मन से पढ़ाई करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पहले की तरह जो है जम के पढ़िए, ताकि जो मेरा रिकॉर्ड रहा है कि 100% करेंट अफेयर एग्जाम में आते हैं मेरे, वो बना रहे और आप लोग सफल होते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।